नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 2 अगस्त 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों को आधार बनाकर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ इस चर्चा के आधार पर जो मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के विषय देख लेते हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला विषय है रुपये का उपयोग डॉलर के विरुद्ध। वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस तरह से स्थितियां चल रही हैं उसमें भारतीय रुपए की स्थिति अगर हम डॉलर की तुलना में देखें तो तेजी से गिरी है और इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रुपए का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थितियों में कैसे बढ़ाया जाए उसी के संदर्भ में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। दूसरा, सरकार के अपने गिग वर्कर्स। तो गिग अर्थव्यवस्था भारत में तेजी से बढ़ रही है, उसमें सरकार के पास भी जो गिग वर्कर है उनकी संख्या बढ़ी है। उसी के संदर्भ में हम देखेंगे सरकार के लिए किस तरह से ये लाभ की स्थितियों में है या इसमें क्या समस्याएं हैं जिनको दूर करके सरकार इससे अपना लाभ प्राप्त कर सकती है। तीसरा, भाषा की बाधा। यह विषय भारत में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग शिक्षा के अलग अलग जो प्रक्रम है उसमें करने से संबंधित है। इसी संदर्भ में आलेख में चर्चा है। आज का चौथा आलेख है पशु स्वास्थ्य का महत्व। पशु स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्व की स्थितियां कोविड-19 के बाद तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि पशुओं के माध्यम से जो रोग मनुष्यों में फैल रहे हैं जिनको हम जूनोटिक बीमारियां बोलते हैं, उस कारण से माना जा रहा है कि पशु स्वास्थ्य पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का अंतिम विषय है वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी। इसके संदर्भ में अलग अलग पक्षों को देखेंगे। ये हमारे सत्र के विषय है जिनकी हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। पहला विषय हम देखते हैं यूजिंग ए रूपी रूट टू गेट अराउंड ए डोमिनेटिंग डॉलर। डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस तरह से एक एकाधिकार की स्थिति है उसको थोड़ा सा कह सकते हैं परिवर्तित करने के लिए और रुपए का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए भारत के द्वारा प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। और इस क्रम में अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से आरबीआई की कोशिश ये है कि रुपए के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थितियां बढ़ाई जाएं। आलेख में प्रमुख रूप से इसी के अलग अलग पक्ष हम देखेंगे। यह आलेख पृष्ठ संख्या 6 पर है और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में अर्थव्यवस्था से इसका संबंध है। प्रमुख रूप से हम यहाँ पर भारत और रूस के संदर्भ में जो व्यापार की स्थितियां हैं उनको एक तरह से आधार यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि वर्तमान में रूस पर यूक्रेन युद्ध के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं तो भारत रूस के साथ व्यापार करने की स्थितियों में बहुत आसानी से व्यापार और रूस के माध्यम से हमें जो सस्ता कच्चा तेल है वो आसानी से मिल सकता है। लेकिन डॉलर में रूस के साथ व्यापार करना आसान नहीं है, इसीलिए भारत में आरबीआई के द्वारा रुपए के माध्यम से व्यापार की जो स्थितियां हैं उसको मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। हम ध्यान रखें कि ये प्रक्रिया नई नहीं है। अगर हम 2014 में देखें जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया था उस समय भी अगर हम देखें तो रूस पर ऐसे ही प्रतिबंध लगे थे। तो रूस के साथ अलग अलग प्रकार के भुगतान करने, खनिज ईंधन की बात करें या तेल के आयात की बात करें या S-400 जो हम वायु रक्षा प्रणाली ले रहे थे रूस के, उसके संदर्भ में बात करें, रूसी बैंकों के माध्यम से प्रमुख रूप से जो भुगतान की प्रक्रियाएं हैं वो रुपए में की जा रही थी और इसे करने के लिए वोस्त्रो खातों का उपयोग किया जाता है। देखिए, जब भी हम वोस्त्रो खातों की बात करते हैं आप ध्यान रखें ये इस तरह के खाते होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रूसी बैंक आर है, वो मान लीजिए किसी भारतीय बैंक आई में अपना खाता खोलती है भारत में, तो ये वोस्त्रो खाता कहलाएगा। इसी तरह से कोई भारतीय बैंक रूस में जाकर अपना खाता खोल सकती है किसी रूसी बैंक में, तो ये वोस्त्रो खाते होते हैं जो एक देश की बैंक दूसरे देश की बैंक में खोलती है। इसके माध्यम से लेन देन की प्रक्रियाएं की जाती हैं। अगर हम वस्त्रों खाते के किसी लेन देन की बात करें तो हम ध्यान रखें कि जो भी एक तरह से रूस की बैंक है जिसने भारतीय बैंक पे अपना खाता खोला हुआ है और भारतीय बैंक जिसने रूस में खोला हुआ है, मान लीजिए कि भारतीय कंपनी के द्वारा किसी तरह से रूस से कोई सामान आयात किया जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कच्चे तेल का आयात किया जा रहा है तो उसके लिए हमें रूस को भुगतान करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि वर्तमान में जो भुगतान की प्रक्रिया है वो रूबल के अनुसार चलेगी। यानी मान लीजिए जो कच्चा तेल है उसका मूल्य मान लेते हैं कि $1 है और $1 के अगर हम रुपए की बात करें तो हम मान लेते हैं कि 80 रुपए की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में $1 80 रुपए का है। अब 80 रुपए की अगर हम बात करें तो इसको हम एक तरह से भुगतान में देना चाहते हैं, लेकिन इसे हमें रूबल में परिवर्तित करना होगा। और अगर हम $1 की बात करें तो वर्तमान में जो रूबल की स्थिति है $1 में वो 0.76 रूबल एक तरह से बनती है। इस रूप में $1 बराबर 0.76 रूबल की विनिमय दर है। यानी अगर हम 80 रुपए का भुगतान करना चाहते हैं तो हम इसको रूबल में बदलेंगे और उसके लिए अगर हम देखें तो 80 में हमें 0.76 से मल्टीप्लाई करना है। इस रूप में अगर हम देखें तो अगर हम 80 रुपए को यहाँ पर रूबल के अनुसार बदलें तो ये 60.8 रूबल एक तरह से परिवर्तित होगा।
यानी अगर हम $1 यानी 80 रुपए का भुगतान रूस को करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 60.80 जो रूबल है वो परिवर्तित होगा। यानी अगर हम भारतीय बैंक की बात करें तो भारतीय बैंक में आप देखें तो यहाँ पर $1 यानी 80 रुपए जमा किए गए और ये प्रमुख रूप से वोस्त्रो खातों में जमा किया जाएगा। कहाँ पर? जो एक तरह से भारतीय बैंक का खाता है, कहाँ पर? रूस में। तो ऐसी स्थिति में आप इस वोस्त्रो खातों में 80 रुपए जमा करते हैं जो रूबल में परिवर्तित होकर 60.8 रूबल एक तरह से बनेगा। तो आप देखें कि यहाँ पर रुपए और रूबल में परिवर्तन हो रहा है। अगर हम किसी तरह के भुगतान की बात करते हैं जहाँ पर रूस को भारत में भुगतान करना है तो रूस रूबल में भुगतान करेगा। मान लीजिए कि उसने किसी भी तरह का भुगतान किया और ये मात्रा हम मान लेते हैं कि 100 रूबल की है। तो 100 रूबल की अगर मात्रा है तो हम 1 रूबल में कह रहे हैं कि ₹1.31 है। तो अगर हम 100 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 131 रुपए में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि जो वोस्त्रो खाता है उसमें रूस की तरफ से प्रमुख रूप से 100 रूबल डाले गए और यह रूसी बैंक का जो खाता भारत में है, जो वोस्त्रो खाता है, यहाँ पर रूबल रुपए में परिवर्तित हो जाएगा। कितना? 131 रुपए। और भारतीय जो भी कंपनी है या भारत सरकार है उसको 131 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। वोस्त्रो खातों के अनुसार 2014 से लेन देन की जो स्थिति रुपए और डॉलर में है वो पूरी तरह से औपचारिक रूप में नहीं थी, अनौपचारिक रूप में चल रही थी। वो भी हम कह सकते हैं अर्ध रूप में, पूर्ण रूप से अनौपचारिक भी नहीं था। इसी आधार पर अगर हम देखें तो आरबीआई ने 11 जुलाई 2022 को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें आरबीआई ने यह कहा है कि व्यापार का रुपए निपटान करने का जो तंत्र है वो आरबीआई तेजी से विकसित करेगी। यहाँ पर हम ध्यान रखें, रुपए के आधार पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन जमा विनिमय 2016 का जो कानून है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारत में रूसी बैंकों के साथ विशेष वोस्त्रो खातों का संचालन हो सकता है जिससे व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रुपए के लिए बेहतर स्थिति प्राप्त की जा सकेगी। इससे संभावित लाभ की स्थितियां क्या हैं? तो आप देखें, वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस तरह से तेजी से विनिमय दर में रुपए डॉलर का असंतुलन बढ़ रहा है, इसका बड़ा कारण प्रमुख रूप से यह है कि भारत से बड़े पैमाने पर जो पूंजी है वो एक तरह से बाहर जा रही है। यानी अगर हम बात करें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई, इसका कारण अमेरिका में फेडरल रिजर्व के द्वारा ब्याज दरों का बढ़ना। तो ब्याज दर बढ़ने से अमेरिका में लाभ की स्थितियां बढ़ी हैं तो भारत से निवेश अमेरिका में वापस जा रहा है। तो अगर डॉलर भारत से बाहर निकलता है तो रुपए और डॉलर की जो विनिमय दर है वो असंतुलन में आ रही है और आप देखें तो $1 80 रुपए तक के आंकड़े को पहुंच चुका है। तो ये स्थिति दिखा रही है कि डॉलर की तुलना में रुपए की स्थिति तेजी से गिर रही है। साथ साथ आप देखें बड़ी मात्रा में डॉलर का जो निवेश है वो भारत से बाहर जा रहा है। अगर हम सितंबर 2021 के बाद देखें तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग $70 अरब की गिरावट आई है। इस रूप में अगर हम देखें तो रुपए और रूबल का अगर लेन देन होता है तो डॉलर के संदर्भ में जो भी अस्थिरता की स्थितियां हैं उससे हम भारतीय अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं। दूसरा, वर्तमान में रूबल एक कमजोर मुद्रा है क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो प्रतिबंध रूस में लगे हुए हैं उससे उसकी मुद्रा का मूल्य भी गिरा हुआ है। तो कमजोर रूबल के साथ में लेन देन की स्थितियां भारत के लिए आसान होंगी और भारत को काफी छूट पर सस्ते रूप में एक तरह से जो कच्चा तेल या अन्य प्रकार के जो आयात हैं वो रूस से प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर लागत को लेकर एक तरह से जो बचत है वो सरकार की होगी। इसी के साथ साथ भूमि, समुद्र और हवाई मार्ग, तीनों तरह के आप कह सकते हैं परिवहन मार्ग हैं, उनका उपयोग करके हम रूस के साथ लेन देन की स्थितियां कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर रूबल की बात करें तो अभी हमने देखा था अगर हम ₹1 की बात करते हैं तो यहाँ पर रूबल का मूल्य 0.76 है, बराबर भी नहीं है। इस स्थिति में अगर हम देखें तो रुपए की तुलना में रूबल कहीं ना कहीं एक कमजोर मुद्रा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए रूबल में लेन देन करना काफी आसान रहेगा और लाभकारी। हम यह भी एक तथ्य ध्यान रखें कि रूस पर जिस तरह से पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगे हुए हैं वहां पर व्यापारिक स्थितियां कमजोर हुई हैं, मंदी की स्थिति है और एक तरह से आप कह सकते हैं औद्योगिकरण गैर औद्योगिकरण में परिवर्तित हो रहा है, यानी उद्योगों की स्थिति धीरे धीरे वहां पर कमजोर हो रही है। तो भारत इस तरह के प्रतिबंध की स्थितियों में रूस से व्यापार की स्थितियों को बढ़ा सकता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो रूस में जीडीपी में एक ठहराव सा है और अर्थव्यवस्था एल आकार में है, यानी अर्थव्यवस्था में गिरावट होने के बाद अर्थव्यवस्था उसी स्तर पर बनी हुई है कोविड काल की स्थितियों में। अगर हम देखें पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण रूस में जो औद्योगिकरण की स्थितियां कमजोर हो रही हैं वो 10% की दर से औद्योगिकरण में वहां पर गिरावट आ रही है और बेरोजगारी अगर हम देखें तो 15% के स्तर तक पहुंच रही है। तो ये स्थितियां दिखा रही हैं कि रूस में व्यापारिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है और मुख्य रूप से जो पश्चिमी एक तरह से देशों का प्रतिबंध है तो रूस में स्टील, लकड़ी और ऑटोमोबाइल के उत्पादन की प्रक्रिया में तेजी से गिरावट आई है। इसी के साथ साथ ये भी आप ध्यान रखें कि रूस और भारत के अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो भारत को व्यापार घाटा है
और पिछले 2 वित्तीय वर्ष में अगर हम देखें तो ये घाटा लगभग 3.52 अरब डॉलर है। भारत का जिस तरह से रूस से व्यापार घाटा है, इसका प्रमुख रूप से मतलब ये है कि जो भी एक तरह से हम रूस को निर्यात कर रहे हैं उसकी तुलना में रूस से आयात ज़्यादा है। तो रूस से अगर आयात ज़्यादा है तो हमको भुगतान एक तरह से रूस को करने हैं। तो जो भी एक तरह से रूस में भारतीय बैंकों के वस्त्रों खाते हैं उसमें रुपए के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया हम रूस को कर सकते हैं। तो ये जो व्यापार घाटे की स्थिति है उसमें भी कहीं ना कहीं स्थितियां सुधर सकती हैं। भारत के द्वारा रूस में प्रमुख रूप से निर्यात की जो वस्तुएं हैं वो दवा निर्माण उद्योग से हैं, साथ साथ अगर हम विद्युत मशीनरी की बात करें। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखें तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद को लेकर रूस में कमी की स्थिति है। भारत उसका एक तरह से लाभ उठाकर रूस में अपने निर्यात को बढ़ा सकता है। तो पश्चिमी देशों के प्रतिबंध की स्थितियों में रूस में जो व्यापारिक स्थितियां कमजोर हुई हैं, भारत अपने व्यापार को रुपए के आधार पर एक तरह से और रूबल के साथ जोड़कर अगर बढ़ाता है तो भारत को रूस में व्यापारिक स्थितियों में काफी लाभ हो सकता है। यहाँ पर कुछ बाधाएं या कुछ समस्याएं हैं। तो पहली सबसे बड़ी समस्या ये है, चाहे हम रुपए की बात करें या रूबल की बात करें, तो दोनों के लिए आपस में सहमत होकर विनिमय दर क्या होगी रुपए और रूबल की, इस पर किसी तरह से विवाद हो सकते हैं भविष्य में। साथ साथ जो निजी पार्टियां हैं, कंपनियों की बात करें, बैंक की बात करें, वित्तीय संस्थाओं की बात करें, वो व्यापार के लिए रुपए को कितने रूप में स्वीकार करेंगी, यह भी देखने वाली बात है। इसी के साथ साथ आप देखें कि अगर रूस के द्वारा भारत से निर्यात की स्थितियों को बढ़ावा दिया जाता है तो अगर हम यहाँ पर रूबल और रुपए की बात करें तो रूबल और रुपए के रूप में जो व्यापार की स्थितियां हैं वो भारतीय निर्यातकों के लिए काफ़ी आकर्षक हो सकती हैं और उनको लाभ की स्थिति बढ़ सकती है। लेकिन रूस में भारतीय निर्यात बढ़ेगा, रूस का जो आयात भारत में आ रहा है वो कितना बढ़ पाता है। भारत जो भी रूस से आयात प्राप्त करता है, या आप कह सकते हैं कि रूस के द्वारा भारत में जो निर्यात किए जाते हैं उनकी स्थितियों में भविष्य में क्या परिवर्तन होते हैं, उस आधार पर रूस इसके लिए भविष्य में कैसे एक तरह से कार्य करेगा वो देखने वाली बात है। वर्तमान में रूस कमजोर स्थिति में है, इसीलिए वो रुपए रूबल के जो विनिमय दर है उसके आधार पर आर्थिक व्यापार की स्थितियों को एक तरह से स्वीकार कर रहा है। तो भविष्य के लिए हमें एक तरह से ये देखने की आवश्यकता है कि रूस इसमें कितना तैयार होता है। यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा रक्षा खरीद के संदर्भ में भारत को कुछ छूट दी गई है। अगर हम प्रमुख रूप से काटसा कानून की बात करें, जिसके माध्यम से अमेरिका की तरफ से एक छूट दी गई है कि भारत रूस से अपनी जो भी रक्षा प्रणाली है उसे खरीद सकता है। अगर हम वायु रक्षा प्रणाली S-400 की बात करें तो यहाँ पर इसको लेकर एक तरह से अमेरिका अपनी नीति कठोर कर सकता है। अगर भारत और रूस के बीच में रुपए और रूबल को लेकर व्यापार की स्थितियां बढ़ती हैं तो अमेरिका इसके विरोध स्वरूप रक्षा क्षेत्र में जो भारत को छूट दी गई है उससे पीछे हट सकता है और ये हमारी रक्षा खरीद के लिए एक समस्या बन सकती है। पश्चिमी देशों के द्वारा एक और तंत्र पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें आप देखें तो भारत और रूस के बीच में जो समझौते हो रहे हैं उसमें कच्चा तेल भारत को सस्ते रूप में रूस से प्राप्त हो रहा है। भारतीय कंपनियां इस प्रकार का सस्ता कच्चा तेल जो प्राप्त कर रही हैं उस पर आप देखें 30% तक की छूट है। यह जो रूसी सस्ता कच्चा तेल है यह भारतीय रिफाइनरियों में जब प्रसंस्कृत होता है तो उससे बनने वाले जो उत्पाद हैं उनको पश्चिमी देशों में निर्यात किया जा रहा है और इसके माध्यम से आप देखें कि प्रतिदिन अगर हम मई 2021 की बात करें तो लगभग $1.5 अरब एक तरह से निर्यात की स्थितियां बन रही हैं। तो ये कंपनियां आगे चलकर पश्चिमी देशों के निशाने पर आ सकती हैं। तो भारत में जो रिफाइनरी की स्थिति एक तरह से मजबूत है उसमें बाधा पड़ सकती है अगर पश्चिमी देशों ने ऐसे कोई प्रतिबंध भारत की कंपनियों पर लगाए। इसमें आप देखें रिलायंस की जो रिफाइनरी है वो इससे बड़े पैमाने पर लाभ की स्थिति में पहुंच रही है। तो ये जो एक तरह से बैकडोर सपोर्ट हम दे रहे हैं रूस को, वहां पर पश्चिमी देश आगे चलकर कुछ प्रतिबंध की स्थितियां ला सकते हैं। हमने जिन बाधाओं की चर्चा करी अगर उनका सही रूप से समाधान भारत और रूस के द्वारा किया जाता है तो स्थितियां रुपए और रूबल के व्यापार को लेकर बढ़ सकती हैं। ध्यान रखें ये इस तरह का पहला प्रयास नहीं है। जब सोवियत संघ अस्तित्व में था तब 1953 में इस तरह की स्थितियां हो चुकी हैं, लेकिन वहां पर अगर हम देखें तो सरकारी संस्थाओं के बीच में प्रमुख रूप से लेन देन की प्रक्रियाएं होती थी। वहां पर यह भी ध्यान रखा जाता था कि जो विनिमय दर है वो एक तरह से स्थिर रूप में आपस में मिलकर निर्धारित की जाती थी। इसी के साथ साथ अगर सोवियत संघ के किसी भी देश के साथ में भारत का व्यापार घाटा रहता था तो भारत को वहां पर ऋण की स्थितियां उपलब्ध कराई जाती थी। तो इस रूप में सोवियत संघ और भारत के बीच में 1953 के बाद जो व्यापार की स्थितियां वो बढ़ी। अगर हम भिलाई में स्थित लौह इस्पात के संयंत्र की बात करें तो उसमें सोवियत संघ के द्वारा प्रमुख रूप से आर्थिक और तकनीकी मदद दी गई। इसी प्रकार से अन्य औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना में भी सोवियत संघ की तरफ से बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। तो प्रक्रियाएं पहले भी हो चुकी हैं और उसी तरह की स्थितियों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 1991 के बाद इस तरह की स्थितियां कमजोर हो गई, कारण सोवियत संघ का बिखराव हुआ। वर्तमान समय में रूस की जो आर्थिक स्थिति कमजोर है
उसमें प्रमुख रूप से भारत रूस के साथ रुपए के अनुसार अगर व्यापार की स्थितियां करता है तो यह दोनों देशों के लिए लाभकारी स्थिति हो सकती है। आज के दूसरे आलेख को हम देखते हैं, गवर्नमेंट्स ऑन गिग वर्कर्स। यहाँ पर अगर हम गिग वर्कर की बात करें तो प्रमुख रूप से गिग वर्कर की जब हम बात करते हैं तो ये अर्थव्यवस्था में अस्थायी रूप में एक तरह से काम करने वाले श्रमिक हैं। इनको अगर हम देखें तो स्थायी कर्मचारी के लाभ नहीं मिलते हैं। जैसे प्रमुख रूप से अगर हम बात करें सामाजिक सुरक्षा की, जैसे किसी भी तरह की पेंशन की स्थिति की बात करें, कोई चिकित्सा बीमा की बात करें या प्रोविडेंट फंड की बात करें, इस तरह की सामाजिक सुरक्षा इनको प्राप्त नहीं होती है। इसी के साथ साथ जब हम गिग वर्कर की बात करते हैं तो इनको हम प्लेटफॉर्म एक तरह से कर्मी भी कहते हैं। कारण अलग अलग प्रकार के जो ऐप हैं उनसे जुड़े हुए जो भी एक तरह से व्यक्ति काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म कर्मी भी कहलाते हैं। जैसे अगर हम स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला इस तरह के ऐप की बात करें तो यहाँ पर काम करने वाले जो कर्मी हैं वो भी एक तरह से प्लेटफॉर्म कर्मी कहलाते हैं। 2020 के अगर हम आंकड़े देखें तो लगभग 20 से 25 लाख भारत में गिग वर्कर काम कर रहे हैं और इनकी स्थिति एक तरह से भारत में जो सरकारी क्षेत्र है वहां पर भी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी संदर्भ में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है कि यह भारत के लिए सरकारी क्षेत्र में किस तरह से लाभ की स्थितियों को बनाता है। अगर हम यहाँ पर अनुबंध रूप में या किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट रूप में सरकार के कामकाज की बात करें तो यहाँ पर विशेष रूप में जो काम होते हैं उनको तो हम लेते ही हैं, साथ साथ जो नियमित रूप में सरकार के कार्य हैं उनको भी सरकार के द्वारा बाहरी संस्थाओं को आउटसोर्स कर दिया जाता है। सामान्य रूप में सरकारी कार्यालय के जो नियमित कार्य हैं या विशेष कार्य हैं सभी में एक तरह से अनुबंध की प्रक्रिया, कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप किसी सफाई कर्मचारी यानी स्वच्छता कार्यकर्ता की बात कर सकते हैं, सिटी बस सेवा का कंडक्टर या ड्राइवर हो सकता है, कनिष्ठ अभियंता, उच्च वेतन पाने वाले सलाहकार, सभी अलग अलग प्रकार के जो कार्य हैं उनको सरकार अलग अलग एजेंसी के माध्यम से बाहरी संस्थाओं से कराती है यानी आउटसोर्स करती है। जब भी सरकारी संस्था में अनुबंध पर कोई कर्मचारी शामिल किया जाता है तो दो मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं। पहला, सीधे किसी भी यूनिट के द्वारा जो सरकारी संस्था के रूप में काम कर रही है वो पेरोल पर एक तरह से कर्मचारी को रखती है। दूसरी प्रक्रिया ये अपनाई जाती है कि सरकार के द्वारा निविदा या टेंडर एक तरह से डाले जाते हैं और जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, श्रम ठेकेदार होते हैं, उनसे एक तरह से अनुबंध पर व्यक्ति प्राप्त करके अपने कार्य कराए जाते हैं। दोनों स्थितियों में आप देखें, सीधे सरकार के द्वारा किसी को अनुबंध पर रखा जा रहा है पेरोल पर या किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर श्रम ठेकेदार से लिया जा रहा है, दोनों स्थितियों में सरकार की जो इकाई है उसकी लागत और देनदारियां एक तरह से कम हो जाती हैं। सरकार के द्वारा जब भी कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध पर कर्मचारियों को रखा जाता है तो कुछ समस्याएं हैं, जैसे वेतन का भुगतान समय पर न करना, श्रमिक के कल्याण के लिए वैधानिक जो कटौती है जैसे पीएफ की बात करें या कर्मचारी राज्य बीमा की बात करें, इनमें हेराफेरी की स्थिति रहती है और जो ठेकेदार होते हैं उनके द्वारा काम का असमान वितरण किया जाता है। ये अलग अलग जो सरकारी अनुबंध होते हैं उनमें प्रमुख समस्याओं के रूप में देखे जाते हैं। इसका सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अगर हम प्रमुख रूप से स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य की बात करें, अगर हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख रूप से जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम किए जाते हैं उनको अगर हम यहाँ पर जांच करके देखें तो हम सबसे बड़ी समस्या इन क्षेत्रों में देखेंगे। तो इसीलिए जब सरकार अनुबंध पर कर्मचारियों को रखती है तो स्थितियों को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अनुबंध के माध्यम से सरकार जो भी काम कराती है उसमें अगर हम देखें तो जिम्मेदारी का एक तरह से स्थानांतरण होता है। जैसे सामान्य तौर पर आप देखें कि जो भी सरकार में प्रबंधक या अधिकारी होते हैं जो अलग अलग कार्य को करने के लिए उत्तरदायी हैं वो ठेकेदार के माध्यम से एक तरह से कोशिश ये करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी का स्थानांतरण एक तरह से दूसरी संस्थाओं पर करें जो निजी क्षेत्र की हैं, और साथ साथ उन्हें ये भी पता होता है कि जो श्रमिक लगातार ठेके पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर किसी भी सरकारी संस्था में काम करेगा आगे चलकर वो अपने नियमित कर्मचारी के रूप में बदलने की मांग बढ़ाएगा। तो इस तरह की समस्याओं के बारे में उन्हें पता है, उसके बाद भी भारत में सरकारी क्षेत्र में अनुबंध के आधार पर कार्य की प्रक्रियाएं बढ़ी हैं। और आप ध्यान रखें, जिस तरह से ठेकेदारों पर, कॉन्ट्रैक्टर पर सरकारी कार्य की निर्भरता बढ़ी है, सरकार का मानव संसाधन जो प्रबंधन है वहां पर स्थितियां खराब हुई हैं और इसने हमारे संस्थानों को कमजोर किया है। इसीलिए सरकार को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी प्रबंधक या अधिकारी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर काम को देते हैं, क्या उनके पास इस तरह के काम प्रदान करने की क्षमता है या उसकी समीक्षा करने की क्षमता है। क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम करा रहे हैं
तो वो बेहतर होना चाहिए और लागत कम होनी चाहिए। तो क्या सरकारी जो भी संस्थाएं या उन संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं जो इस तरह के काम को आगे बढ़ाते हैं, उनके पास ऐसी योग्यता है, वो हमें देखने की आवश्यकता है। अगर ये योग्यता नहीं होती है तो आप देखें कि अगर कहीं पर सड़क बनी हुई है और ये सड़क मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर ए को दी गई थी, सड़क मान लीजिए समय से पहले ही खराब हो गई, तो अब ये किसी बी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दी गई या किसी सी तीसरे कॉन्ट्रैक्टर या दोबारा ए को दे दी गई। आप देखते हैं कि एक ही प्रकार के कार्य में एक कॉन्ट्रैक्टर या अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर लगातार लगाए जाते रहते हैं या बदले जाते रहते हैं, लेकिन काम करने की जो गुणवत्ता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए होता यह है कि जितना एक तरह से आवश्यक समय होता है उससे ज्यादा और साथ में ज्यादा लोगों के द्वारा काम कराया जाता है, तो ये सरकार की लागत को घटाने की जगह बढ़ाता है और गुणवत्ता को भी कहीं ना कहीं कार्य में खराब करता है। इसीलिए सरकार को कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि जब हम संविदा के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को भर्ती कर रहे हैं तो ध्यान रखें सरकार की क्षमता को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है। विशेष रूप से आप देखें कि सरकार के उन भागों में जहां पर विभिन्न सेवाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी है, जैसे हम शिक्षा की बात करें या अगर हम प्रमुख रूप से बात करते हैं स्वास्थ्य की, इसकी कमी अगर हम देखें तो हम कोविड काल में अनुभव कर चुके हैं। जिन क्षेत्रों में सेवाओं की आवश्यकता बहुत अधिक है और लोगों तक उसकी पहुंच बहुत आवश्यक है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम कराए जाते हैं वहां पर सरकार को स्थितियों को आसान करना पड़ेगा। और जिस तरह से भारत में कामकाजी लोगों की संख्या बढ़ी है, अगर हम रोजगार सभी को देना चाहते हैं तो यह एक तरीका हो सकता है रोजगार उपलब्ध कराने का। सरकार की कोशिश ये रहनी चाहिए कि प्रबंधन की जो भी जिम्मेदारी है वो सरकार के पास रहे, केवल कार्य करने की जो स्थितियां हैं उनको परिवर्तित किया जाए। इससे संस्थागत क्षमता सरकार में बढ़ेगी। तो यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि पूरे कार्य को एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जाए। प्रमुख रूप से प्रबंधन की जो स्थितियां वो सरकार बेहतर रूप में कर सकती है, उसको करना चाहिए। केवल लोगों को कार्य पर भर्ती करने की जो स्थिति है उनमें कॉन्ट्रैक्ट की स्थितियों को बढ़ाया जा सकता है, ये सरकार की क्षमता को बढ़ाएगी। हम ध्यान रखें जिस तरह से सरकार के पास राजकोषीय स्थितियों में कमजोरी है, सरकार बड़े पैमाने पर स्थायी रूप में लोगों को भर्ती नहीं कर सकती है और साथ साथ भारत में कार्यबल की संख्या ज्यादा है। तो दोनों स्थितियां सरकार को विवश करती हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो नौकरियां हैं उनको बड़ी संख्या में उपलब्ध कराएं और ये आगे लगातार होता रहेगा। साथ साथ अगर हम देखें तो जो स्थानीय निकाय हैं या किसी विशेष परियोजना को पूरा करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल, विशेष प्रयोजन वाहन बनाए जाते हैं, इस तरह की संस्थाएं बनाई जाती हैं या अन्य जो सार्वजनिक उपयोगिताएं हैं जो सभी लोगों को एक तरह से लाभ देती हैं। जैसे अगर हम किसी भी तरह के मान लीजिए पेयजल की सुविधा की बात करें या परिवहन की सुविधा की बात करें, तो वहां पर अगर हम प्रमुख रूप से इन कॉन्ट्रैक्टर को सही रूप में काम दे पाएं और इस प्रकार की स्थितियों को नियंत्रित कर पाएं तो सेवा जो भी दी जा रही है जनता को उसमें बेहतर रूप में सुधार हो सकता है। अनुबंध के रूप में किस तरह से कार्य कराए जा सकते हैं उसके अगर हम दो अच्छे उदाहरण देखें तो महाराष्ट्र में अगर हम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बात करें और औरंगाबाद में जो सिटी बस सेवा है उनके बीच में एक तरह से समझौते के आधार पर बस सेवा को औरंगाबाद में संचालित किया जाता था, लेकिन वहां पर एक तरह से हड़ताल हुई और कार्य करने की स्थितियां कमजोर हुई। प्रमुख रूप से ड्राइवर और कंडक्टर एक तरह से हड़ताल पर गए, तो इसका समाधान इस रूप में निकाला गया कि वहां पर सेवा को निजी एजेंसी को एक तरह से आउटसोर्स करने के बजाय समय समय पर नवीनीकृत करने के साथ में एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध किए गए। तो किसी प्राइवेट संस्था को देने की जगह पर सरकार के द्वारा सीधे एक तरह से अनुबंध किया गया लोगों से और यहाँ पर पूर्व सैनिकों को शामिल किया गया ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में। साथ साथ अगर हम देखें तो सेना में मैकेनिकल और इंजीनियरिंग डिवीजन में जो सेवानिवृत्त लोग थे उनको दैनिक रूप में बस सेवा में रखरखाव की स्थितियों को मजबूत करने के लिए एक रखरखाव डिवीजन में शामिल किया गया। इस उदाहरण में अगर हम देखें तो सरकार अनुबंध पर काम भी करा रही है, साथ साथ किसी निजी संस्था से सीधे आउटसोर्सिंग भी नहीं की जा रही है और अनुबंध के आधार पर आप देखें समय समय पर अनुबंध को नवीनीकृत करने की शर्त भी रखी गई है और यहाँ पर आप देखें कार्य की गुणवत्ता भी बेहतर है क्योंकि पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है, तो अनुशासन की स्थितियां कहीं ना कहीं बेहतर हैं। तो इस तरह के जो तंत्र हैं उनका उपयोग सरकार को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शहरी शिक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसको ट्यूलिप के नाम से जाना जाता है, यानी द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इस ट्यूलिप नामक इंटर्नशिप योजना के माध्यम से शहर के जो अधिकारी हैं वो निश्चित अवधि के लिए सीधे एक युवा कार्यबल को अपने साथ जोड़ सकते हैं। इस आधार पर आप देखें तो युवाओं को सीधे सरकार के इस तंत्र में काम करने का मौका मिलता है। इसी के साथ साथ सरकार को इंटर्नशिप के रूप में कुछ नए युवा कार्य करने के लिए मिलते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों को ही लाभ की स्थितियां बनती हैं। इस तरह के जो कुछ तंत्र हैं वो सरकार अपना सकती है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को अपने यहाँ रखना चाहती है। आज के अगले आलेख को हम देखते हैं, लैंग्वेज एज बैरियर। इस आलेख में प्रमुख रूप से जो भी भारत में स्थानीय भाषाएं हैं उनको किस तरह से शिक्षण के प्रमुख रूप में एक आधार के रूप में विकसित किया जाए उस पर चर्चा की गई है। अगर हम देखें तो भारत में गृह मंत्री के द्वारा पिछले सप्ताह भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग, कानून और चिकित्सा पढ़ाए जाने का एक आह्वान किया गया था। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भारत में जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी उसमें प्रमुख रूप से उच्च शिक्षा को भारतीय भाषाओं में बढ़ावा देने की बात की गई थी। यहाँ पर नई शिक्षा नीति द्विभाषिक कार्यक्रमों की पेशकश की बात कर रही है और साथ साथ ये भी कहा गया कि मातृभाषा या जो स्थानीय भाषा है उनमें शिक्षा के जो माध्यम है वो बढ़ने चाहिए। खास तौर से उच्च शिक्षा में एक तरह से हम कोशिश ये करें कि हमारे जो शिक्षण संस्थान है और उच्च शिक्षा के जो कार्यक्रम है वो हमारी मातृभाषा या स्थानीय भाषाओं में ज़्यादा हों। नई शिक्षा नीति में अगर इस तरह का विचार दिया गया था तो इसके पीछे तर्क ये है कि 95% जो छात्र हैं वो अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अन्य भाषाओं में एक तरह से जाना पड़ता है। तो अगर भारत में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाएगी उच्च शिक्षा में, तो ये विद्यार्थी जो मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं इन्हें उच्च शिक्षा या उच्च अध्ययन में समस्याएं कम होंगी। इस तरह की जो प्रक्रियाएं वो भारत में बढ़ी भी हैं। अगर हम 2021-22 की बात करें तो AICTE ने 6 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम रखने के लिए 10 राज्यों में 19 इंजीनियरिंग कॉलेज को मंजूरी दी है। इसी के साथ साथ AICTE के द्वारा AICTE ट्रांसलेशन ऑटोमेशन AI टूल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया गया है, जो 11 भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का अनुवाद करेगा। तो यह भी स्थानीय भाषाओं को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा की गई पहल है। अगर हम स्वयं केंद्र सरकार की बात करें तो उन्होंने खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच शुरू किया है, जिसमें भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय जो भी अलग अलग पाठ्यक्रम है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पर अगर स्थानीय भाषाओं को उच्च शिक्षा में बढ़ावा दिया जा रहा है तो बड़ा उद्देश्य यह है कि सभी वर्गों को हम एक तरह से उच्च शिक्षा में तेजी से आगे बढ़ा पाएं। और ये वास्तविकता तभी हो पाएगी जब उच्च शिक्षा को हम सामान्य जो स्थानीय भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, उसके साथ जोड़ पाएं। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह के उदाहरण भी हैं कि स्थानीय भाषाओं को हम उच्च शिक्षा में जोड़ते हैं तो उससे बड़े पैमाने पर कुछ परिवर्तन नहीं हुए। जैसे अगर हम तमिलनाडु में देखें तो तमिल माध्यम में इंजीनियरिंग शिक्षा वहाँ पर दी जाती है, लेकिन उसका बड़े पैमाने पर कोई ऐसा सकारात्मक प्रभाव लगातार रहा हो यह अध्ययन में नहीं पाया गया। इसी के साथ साथ अगर हम कानून के क्षेत्र की बात करें तो हमेशा माना जाता है कि कानून का जो अध्ययन कराया जाता है भारत में उसमें स्थानीय भाषाओं को शुरू किया जाए। लेकिन इससे पहले कि आप भारतीय भाषाओं में कानून को पढ़ाएं, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि भारत में न्यायपालिका में जो अदालती कार्यवाही है उनमें भारतीय जो स्थानीय भाषाएं हैं उनका उपयोग किया जाए। तो प्रक्रियाओं को हम धीरे धीरे प्रारंभ कर सकते हैं, एक साथ करने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर हम भारतीय भाषाओं को शैक्षिक सामग्री में बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो किसी तरह के राजनीतिक दबाव या हस्तक्षेप से अलग हटकर नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों उनके द्वारा मिलकर एक तरह से ये कार्यप्रणाली आगे बढ़नी चाहिए। यहाँ पर यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि अंग्रेजी का उपयोग है जहाँ पर आवश्यक है वो होना चाहिए और विदेशी भाषा इस आधार पर अंग्रेजी के उपयोग को रोका जाए ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्तमान में एक वैश्विक भाषा के रूप में स्वीकार्य है और इसके उपयोग को जहां आवश्यकता है वहां पर करना चाहिए। जब हम भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि शिक्षण के जो मानक हैं और जो गुणवत्ता है वो उसी रूप में स्थापित रहें, क्योंकि इस तरह के अध्ययन देखे गए हैं कि जब भी हम स्थानीय भाषाओं की बात करते हैं, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, हिंदी, तमिल, किसी भी तरह की स्थानीय भाषा की बात करें, तो सामान्य तौर पर इन भाषाओं के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें जो हमारे छात्र हैं वो सामान्य तौर पर बहुत अधिक सफल नहीं देखे गए हैं। तो अगर हम स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देते हैं तो ये तंत्र भारत में छात्रों के द्वारा कितना स्वीकार होगा उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम स्थानीय भाषाओं की स्थितियों को बढ़ाते हैं तो इससे रोजगार उपलब्धता पर या रोजगार के योग्य आप हैं या नहीं है इस पर कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजी को जिस तरह से भारत में विस्तारित किया गया है वह प्रमुख रूप से रोजगार की एक योग्यता के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हमें स्थानीय भाषाओं को विस्तारित करते समय यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वह कितने रोजगार योग्यता को आगे बढ़ाएंगे। प्रमुख रूप से सरकार के द्वारा स्थानीय भाषाओं को विस्तारित करने का बड़ा उद्देश्य यह है कि भारत में जो प्रमुख वंचित वर्ग हैं, जहां पर उच्च शिक्षा आसानी से नहीं पहुंच रही है, अगर स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाता है तो उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच हम बनाने में एक तरह से सफल हो पाएंगे। तो ये स्थिति लाने के लिए सरकार को जो भी एक तरह से लाभ और हानि की स्थितियां हैं उनका निष्पक्ष रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता है,
तभी हम भारत में स्थानीय भाषाओं में अलग अलग जो शिक्षण के तंत्र हैं उनको विस्तारित करने पर कार्य कर सकते हैं। आज के अपने अगले आलेख को हम देखते हैं, वर्किंग टुवर्ड्स एनिमल हेल्थ, यानी अगर हम पशु स्वास्थ्य की बात करें तो इस पर प्रमुख रूप से ध्यान कोविड-19 के बाद की स्थितियों में काफ़ी तेजी से विस्तारित हुआ है। क्योंकि अगर हम कोविड-19 की बात करें तो पशुओं के माध्यम से ही यह बीमारी एक तरह से मनुष्यों में फैली, यानी जिसको हम जूनोटिक डिजीज या जूनोटिक बीमारियां बोलते हैं। तो इसीलिए पशु स्वास्थ्य की स्थितियों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में अगर हम पशुधन की बात करें तो लगभग 1.6 अरब भारत में पशुधन है और यहाँ पर लगभग 280 मिलियन किसान हैं जो आजीविका के लिए पशुधन पर निर्भर करते हैं या उससे संबंधित उद्योग, जैसे अगर हम डेयरी उद्योग की बात करें, भारत में डेयरी उद्योग का मूल्य 160 अरब डॉलर है और अगर हम मांस उद्योग की बात करें तो यह लगभग 50 अरब डॉलर का है। अगर हम पशुधन और संबंधित गतिविधियों की बात करें तो वन्य जीव और मनुष्यों के बीच में एक तरह से इनमें आदान प्रदान की स्थितियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब हम पशुधन को एक तरह से बढ़ावा देते हैं आर्थिक गतिविधि के रूप में, तो वन्य जीव के रूप में कुछ एक तरह से जो प्राणी हैं वो मनुष्यों के संपर्क में बढ़ते हैं और ऐसी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पशुओं के जो रोग हैं वो हमारे लिए एक तरह से आगे चिंता की स्थिति ला सकते हैं। तो यह भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जिस तरह से बढ़ा है और मौसम अप्रत्याशित रूप में परिवर्तित हो रहा है, पशुपालन किसानों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत माना जा रहा है। इस आधार पर भी अगर हम देखें तो वर्तमान में सतत विकास की जब स्थितियों की हम बात करते हैं तो पशुपालन को सतत रूप में आगे बढ़ाना काफ़ी आवश्यक है और इसके लिए पशु स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम जूनोटिक रोगों की बात करें, जैसा हमने चर्चा किया कि वे बीमारियां जो पशुओं के माध्यम से एक तरह से मनुष्यों में फैलती हैं। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो सन 2000 से 2010 के बीच में 9550 अलग अलग बीमारियां देखी गई, जिनमें से 60% रोग प्रकृति में जूनोटिक थे। इसी प्रकार अगर हम दुनिया में बीमारी के प्रकोप की घटनाएं देखें तो उनमें 6% एक तरह से चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर देखी जा रही है, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है और ये काफ़ी ज़्यादा है। जूनोटिक रोगों का अगर हम वार्षिक प्रकोप केवल भारत में देखें अर्थव्यवस्था पर तो ये लगभग 12 अरब डॉलर है। इसमें हम केरल के उदाहरण को यहाँ पर स्पष्ट रूप में बता सकते हैं। कोविड-19 की स्थितियों की बात करें या स्वाइन फ्लू की बात करें या अगर हम वर्तमान में मंकी पॉक्स की जो घटना है उसकी बात करें, इस कारण से केरल में जो पर्यटन की स्थितियां उस पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है और ये आर्थिक रूप में केरल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो जो जूनोटिक बीमारियां हैं वो आर्थिक रूप में बड़ी हानि लाती हैं। पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जो सीधे मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती हैं, लेकिन इससे अगर हम देखें तो पशुपालन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये किसानों को प्रभावित करेगा, निर्यात को प्रभावित करेगा और अंतिम रूप में जीडीपी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महामारी की तैयारी के लिए एक प्रभावी उपकरण अगर हमें बनाना है तो हमें पशु चिकित्सा विज्ञान और मानव स्वास्थ्य जो विशेषज्ञ हैं उनके बीच में एक तरह से जो सहयोग है उसको बढ़ाना आवश्यक है। तभी हम एक तरह से जूनोटिक रोगों से भविष्य में अच्छे से मुकाबला कर पाएंगे। जूनोटिक रोगों के कारण अगर किसी तरह की महामारी फैलती है, जैसे अगर हम कोविड-19 में देखें, तो वहाँ पर उसको रोकने के लिए जब हम तैयारी की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी कमी ये मानी जाती है कि हम केवल मानव केंद्रित एक पूरी अप्रोच अपनाते हैं, यानी मानव को केंद्र में रखकर सारे एक तरह से अध्ययन किए जाते हैं। यहाँ पर जानवरों में महामारी की संभावना वाले जो रोग हैं उनमें एक तरह से कह सकते हैं स्थितियां क्या हैं उस पर बड़े पैमाने पर काम नहीं होता है। तो हमें कहीं ना कहीं जो पशुओं का स्वास्थ्य है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बीमारियां वहीं से मनुष्यों में पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो पशुपालन और डेयरी विभाग ने गेट्स फाउंडेशन के सहयोग के साथ एक वन हेल्थ यूनिट स्थापित की है। इस यूनिट का प्राथमिक फोकस एक तरह से पशुधन स्वास्थ्य पर डाटा और सूचनाओं के भंडारण और उसका लगातार आदान प्रदान करने का तंत्र बनाना है। यहाँ पर पशुओं की जो महामारी है उनको एक तरह से किस तरह से नियंत्रित किया जाए, इसके संदर्भ में एक आदर्श मॉडल बनाने पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के माध्यम से एक तरह से लागू किया जा रहा है। भारत में पशु स्वास्थ्य उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनियां पशुपालन अवसंरचना कोष के तहत पशु वैक्सीन और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना या विस्तार के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकती हैं। तो भारत में पशुपालन अवसंरचना जो कोष है उसके माध्यम से अगर हम देखें तो पशुओं के संदर्भ में जो वैक्सीन है या अन्य प्रकार के जो बुनियादी ढांचे हैं उनको विकसित किया जा सकता है। कोविड-19 के बाद की स्थितियों में हम प्रमुख रूप से देख चुके हैं कि पशुओं का जो स्वास्थ्य है उसकी स्थिति हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से बीमारियाँ बड़े पैमाने पर मानव में पहुँच रही हैं। इसीलिए अगर इस तरह की महामारी से हम निपटना चाहते हैं तो हमें वन्यजीव
और मानव जो प्रणालियां हैं उनके बीच रोगों के संबंध में जो भी एक तरह से कह सकते हैं परिवर्तन हो रहे हैं, या वन्य जीवों से कोई रोग मनुष्यों में फैल रहा है, उस तरह की स्थितियों को हमें वास्तविक समय में यानी रियल टाइम में उनकी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी और उनकी तुलना करनी पड़ेगी। यानी अगर हम मान लें इस तरह की कोई स्थिति चीन में होती है, तो चीन को इस तरह की सूचना अन्य देशों को देनी होगी, जैसा कोविड-19 में चीन ने समय पर कार्रवाई नहीं करी। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो होनी चाहिए कि अलग अलग तरह के आंकड़े जो वन्य जीवों और मानव प्रणालियों के बीच में रोग को हस्तांतरित कर रहे हैं, उनको जोड़ने वाले या तुलना करने वाले तंत्र जो भी एक तरह से बने हुए हैं, उनकी जानकारियों को वास्तविक समय में अलग अलग जगह पर पहुंचाया जाए, जिसके आधार पर बीमारी का जो प्रकोप है उसकी भविष्यवाणी को समय पर किया जा सके और एक विश्वसनीय तंत्र के आधार पर उसको रोकने की प्रक्रियाएं भी आगे बढ़ पाएं। तभी हम एक तरह से जूनोटिक बीमारियों का जो प्रभाव है वो मनुष्यों में रोक सकते हैं। इसीलिए पशु स्वास्थ्य की जो स्थितियां हैं वो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वहां पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पशु स्वास्थ्य को लेकर वैश्विक स्तर पर जितनी पहल मजबूत की जाएगी और अलग अलग देशों का सहयोग बढ़ेगा, स्थितियां जूनोटिक बीमारियों से निपटने को लेकर उतनी ही एक तरह से आसान हो पाएंगी और कोविड-19 जैसी महामारी का जो बड़ा एक तरह से प्रभाव था उसको सीमित किया जा सकता है। अन्य प्रकार की अगर जूनोटिक बीमारियां भविष्य में होती हैं, अगर हम पशु स्वास्थ्य की स्थितियों को लेकर और उसका मानव पर जो प्रभाव है उसके अध्ययन को वैश्विक स्तर पर साझा करके अनुसंधान की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं। आज के अंतिम आलेख को हम देखते हैं, द ड्विंडलिंग फाइटर स्ट्रेंथ ऑफ द आईएफ। भारतीय वायुसेना में जो फाइटर स्ट्रेंथ है उसमें जो कमी आ रही है उसके संदर्भ में आलेख में चर्चा है। अगर हम भारत में प्रमुख रूप से वायुसेना की सुरक्षा मानकों की बात करें तो देश के सुरक्षा मानक प्रमुख रूप से वायुसेना के संदर्भ में ये हैं। प्रमुख रूप से वायुसेना में 42 स्क्वाड्रन एक तरह से मानी जाती हैं अगर हम देश की सुरक्षा को लेकर स्थितियों की बात करते हैं, और ये मानक स्थिति है। लेकिन 42 की जगह हमारे पास जो स्क्वाड्रन इस समय फाइटर प्लेन की है वो कितनी है, 32। यानी हमारे पास 10 की कमी है, उसे हमें दूर करने की आवश्यकता है। अभी हाल फिलहाल में अगर हम मिग-21 की एक दुर्घटना को देखें तो उसके बाद जो भी भारत में फाइटर प्लेन की आवश्यकताएं हैं, कितनी हमारी वायुसेना में है, उसको लेकर बहस पुनः बढ़ी है। वर्तमान में मिग-21 की 4 स्क्वाड्रन शामिल हैं, लेकिन जल्द इन्हें एक तरह से भारत में वायुसेना के उपयोग से हटाया जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो 1960 के दशक में प्रमुख रूप से इनको शामिल किया गया था। मिग-21 के 800 अलग अलग जो प्रकार हैं उन्हें सुपरसोनिक फाइटर प्लेन के रूप में भारतीय वायुसेना में सुविधाएं देने के लिए लाया गया था। तकनीकी रूप में अगर हम इसके जीवन काल की बात करें तो लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। तो हमें नए प्रकार के जो फाइटर प्लेन है उनको शामिल करके जो 32 हमारे स्क्वाड्रन है उसको 42 करने की आवश्यकता है। इस कड़ी में अगर हम देखें तो भारत का स्वदेश में निर्मित किया गया LCA तेजस, उसकी 2 स्क्वाड्रन भारत में शामिल की गई हैं। साथ साथ राफेल के हमने 2 स्क्वाड्रन शामिल किए हैं जो हमने फ्रांस से खरीदा है। सबसे ज्यादा 12 स्क्वाड्रन अगर हम देखें तो सुखोई 30 MKI की हैं। भारत में फाइटर प्लेन की ये जो कमी देखी जा रही है उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से वायुसेना के प्रयास बढ़े हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से भारतीय वायुसेना ने HAL के माध्यम से 83 LCA MK-1A एक तरह से प्राप्त किए हैं, जो 2024 तक एक तरह से प्रमुख रूप से प्रारंभ किए जाएंगे वायुसेना में शामिल करने को लेकर। इसी के साथ साथ 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, इनको भी जल्द एक तरह से वायुसेना शामिल करेगी। साथ साथ अगर हम देखें तो बड़े और ज़्यादा सक्षम LCA MK-2, ये जो 5वीं एक तरह से जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, यह भी विकास के क्रम में है और इनको भी आगे चलकर वायुसेना में शामिल किया जाएगा। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के हम अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, रुपए के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मजबूत करके भारत मुद्रास्फीति, विनिमय दर असंतुलन और निवेश के बहिर्गमन को नियंत्रित कर सकता है। उपरोक्त कथन की समीक्षा करें। 250 शब्द, 15 अंकों का प्रश्न। भूमिका, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं बताएं। वर्तमान में डॉलर रुपए के असंतुलन के कारण जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है वो प्रमुख रूप से आपको बताना है। मुख्य भाग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले तात्कालिक कारण, जिसमें अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने की बात कर सकते हैं, रूस यूक्रेन का जो विवाद है वो आप बता सकते हैं। तो अलग अलग जो कारण है वो आपको बताने हैं। हल करने के उपाय में आप बता सकते हैं कि किस तरह से रुपए का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में करना, प्रमुख रूप से रूस के साथ। दीर्घकालिक इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं अगर हम रुपए को एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थितियों में मजबूत करते हैं, तो हम रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत मुद्रा के रूप में स्थापित करेंगे और ये भविष्य में डॉलर का एक तरह से जो एकाधिकार है उसको तोड़ने की स्थिति भी बन सकती है और ये स्थिति भारत के व्यापार के लिए काफ़ी अच्छी होगी। तो यह एक तरह से भविष्य के लिए RBI के द्वारा किया गया एक तरह से महत्वपूर्ण प्रयास है। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं डॉलर के प्रभाव को नियंत्रित करके भविष्य में व्यापार स्थिरता को सुनिश्चित करना संभव है।
क्योंकि डॉलर के अगर असंतुलन की स्थितियां बनती हैं तो हमारी विनिमय दर में असंतुलन आता है और वो पूरे हमारे व्यापार को कहीं ना कहीं अस्थिर करता है। मुख्य परीक्षा के दूसरे अभ्यास प्रश्न को हम देखते हैं। अनुबंध पर भर्ती सरकार की क्षमता को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है, साथ ही साथ भारत की बढ़ती कामकाजी आबादी के लिए रोजगार का एक व्यवहार्य अवसर पैदा करते हैं। उपरोक्त कथन की समीक्षा करें। 150 शब्द 10 अंकों का यह प्रश्न है। भूमिका अत्यधिक विशिष्ट कार्यों से लेकर सबसे नियमित कार्यों तक आउटसोर्सिंग सरकार के काम करने का प्रमुख तरीका बन गया है। मुख्य भाग में इस प्रक्रिया से लाभ की स्थितियां क्या है वो आप बताएं। कुछ सफल उदाहरण जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, औरंगाबाद में, साथ साथ हम ट्यूलिप योजना भी बता सकते हैं जो भारत में प्रारंभ की गई। दोनों उदाहरण आप बता सकते हैं किस तरह से अनुबंध के आधार पर काम की प्रक्रियाएं सरकार की स्थिति को मजबूत करती हैं। निष्कर्ष, राजकोषीय बाधाओं और एक बड़े कार्यबल के कारण संविदात्मक नौकरियां कम से कम संख्या के मामले में स्थायी लोगों के स्थान को ग्रहण करती रहेंगी। ये हमारा 2 अगस्त 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।